हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको एथेनॉल रिएक्शन के बारे में बताया था। एथेनॉल रिएक्शन क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म को मैंने रिएक्शन के जरिए बताया था। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को एथेनॉल रिएक्शन की कुछ एविडेंस के बारे में बताएंगे कि इसके एविडेंस क्या होते हैं। कुछ पॉइंट्स के तहत हम बताएंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 है काइनेटिक्स। क्या है? काइनेटिक्स। हम किसी रिएक्शन की काइनेटिक्स देखेंगे। काइनेटिक्स के जरिए हम उसका पता लगाएंगे कि वो रिएक्शन SN1 है या SN2 है। पॉइंट नंबर 2 स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री है। फिर पॉइंट नंबर 3 जो है रीअरेंजमेंट। क्या है? रीअरेंजमेंट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बोकैटायन होता है, इसके एक फीचर होते हैं। क्या होता है फीचर? क्या होता है उसका फीचर? कि जो कार्बोकैटायन होता है वो एक क्या बना, उसके अंदर क्या होती है? रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी होती है। जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन चेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के द्वारा जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ओके, पहले हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? काइनेटिक्स है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या होगा? काइनेटिक्स में हम बताते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होता है, क्या है? SN1 रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्योंकि SN1 रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दैट इज SN1 रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जो मेरा SN1 रिएक्शन होता है ये केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है क्योंकि ये केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है एंड इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ओके, so the rate of reaction of SN1 reaction is first order reaction. ठीक, this is very strong evidence for SN1 reaction. ये SN1 reaction के लिए क्या है? बहुत ही strong evidence है। जो काइनेटिक्स है इसकी जो काइनेटिक्स है किसका? रिएक्शन SN1 रिएक्शन का, इसका काइनेटिक्स ही इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। किस लिए? कि ये रिएक्शन होगा वो कैसा रिएक्शन होगा? SN1 रिएक्शन होता है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए वो रिएक्शन SN1 है या SN2 है, हम उसका काइनेटिक्स अगर पता कर ले तो उसके माध्यम से बता सकते हैं कि वो रिएक्शन SN1 है और SN2। अगर यदि रिएक्शन SN1 है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है? तो पॉइंट नंबर 2 स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हमें इसका समझना है तो कैसे समझेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, आई यू नो दैट इन SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। जब भी कोई SN1 रिएक्शन होता है तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि क्या होता है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। जैसे हमने कोई रिएक्शन करा और उसमें कोई कार्बोकैटायन बना तो वो कार्बोकैटायन कैसा हो जाता है? प्लेनर होता है। लेकिन जब वो रिएक्शन प्लेनर हो जाता है तो उस पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, आइदर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड
कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड और कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड, या तो वो फ्रंट साइड से अटैक करता है या तो फिर बैक साइड से अटैक करता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जब हाइड्रोलिटिक फिशन होता है तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। लेकिन ये जो यहाँ पर पेयर बना हुआ है इसको इंटीमेट आयन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीमेट आयन पेयर। क्या बोलते हैं? इंटीमेट आयन पेयर बोला जाता है इसको, और या फिर टाइट आयन पेयर बोलते हैं। फिर जब मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आकर के इसमें इंटर कर जाता है तो क्या होता है, ये इस तरीके से कुछ नजर आता है। कैसे होता है? ये इस तरीके से नजर आता है। इसको सॉल्वेंट सेपरेटेड मॉलिक्यूल है। उसके बाद में क्या हो जाता है, ये पूरी तरीके से इससे सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखिए यहां पर अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल आता है तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन आने लगते हैं। फिर यहाँ पर अगर ये मेरे न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने के लिए तो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये R+ और ये X नेगेटिव बने, तो अगर ये फ्रंट साइड से आएगा तो चूंकि अभी फ्रंट साइड पे मेरा लीविंग ग्रुप निकला ही है और ये पूरी तरीके से चला नहीं गया है कहीं, क्योंकि ये इसी के पास में ही, भले ही इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिव चार्ज के रूप में एज न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ पर बैठा, एज ये लीज बेस की तरह ये यहाँ पर बैठा है। बट ये अगर इधर फ्रंट साइड से मेरा न्यूक्लियोफाइल आने की कोशिश करता है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका, इस लीविंग ग्रुप X का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये रिपेल करेगा न्यूक्लियोफाइल के अनसेपरेटेड इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या करेगा? रिपल्सन शो करेगा। इसलिए मेरा न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से नहीं आ पाएगा, तो वो आएगा किधर से? बैक साइड से आएगा। यानी इंटीमेट आयन पेयर के केस में मेरा न्यूक्लियोफाइल ओनली कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड, बट इन केस ऑफ सॉल्वेंट सेपरेशन यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल अगर ये मेरा इधर से आता है फिर भी यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन के चांस बढ़े, यहाँ पर भी रिपल्सन के चांसेस हैं, यहाँ पर भी ये रिपेल करेगा। सो यहाँ पर भी बैक साइड अटैक ही पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेरा ये X नेगेटिव है या लिविंग ग्रुप जो है ये पूरी तरीके से निकलकर इससे दूर चला गया, और जब इससे दूर चला जाता है तो मेरा कार्बोकेटायन पूरी तरीके से प्लेनर हो जाता है और ये एलिजिबल होता है किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। किधर से? दोनों साइड से, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट कैसे हम समझ पाएंगे? जिस साइड से मेरा लिविंग ग्रुप निकला है उसी साइड से अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसको फ्रंट साइड अटैक बोला जाता है। लेकिन अगर ये लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है तो इसे कहते हैं अपोजिट साइड अटैक। अपोजिट साइड अटैक में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन प्रोडक्ट। और अगर फ्रंट साइड अटैक से, न्यूक्लियोफाइल के फ्रंट साइड अटैक से प्रोडक्ट बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट साइड के केस में रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए अगर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ये होगी कि अगर ये मेरा जो भी मॉलिक्यूल है उसका 3 डायमेंशनल बात करें, वैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री होता ही है किसी भी कंपाउंड का जब हम 3 डायमेंशन में जब हम उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मानी जाती है। उस स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम जैसे हम सपोज करते हैं रिएक्शन, और उस रिएक्शन के अंदर उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने सपोज किया कि एक टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है हमारे पास क्या है? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। ये एक टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। जब न्यूक्लियोफाइल इसके करीब आएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल मेरा जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि
कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा। और जो कार्बोकेटायन बनेगा तो सबसे पहले जानते हैं इसमें सिचुएशन कैसे डेवलप होंगे। ये होगा कि जो कार्बोकेटायन ये बांड और ये बांड धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होगा। और जब ये धीरे धीरे ब्रेक होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगा। फिर क्या होगा कि जब ये ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगा फिर फाइनली ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन जो बनेगा वो मेरा कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, प्लेनर कार्बोकेटायन बनेगा। फिर जो मेरा प्लेनर कार्बोकेटायन बनेगा वो प्लेनर कार्बोकेटायन पे ये OH नेगेटिव जो है ये उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद फिर से ये एक ट्रांजिशन स्टेट 2 बनाएगा। और जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट हम बना देते हैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के जरिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर ये जो मेरा हमने सपोज किया कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, हमारा जो रिएक्टेंट है मींस टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हमने सपोज किया कि वो यहाँ पे है, ये हमारा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। और यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट भी है और वो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल वगैरह अगर निकले तो अगर ये और ये दोनों है तो क्या होगा। अच्छा, हमने इसको यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम जानते हैं जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट एनर्जी की रहती है, इसलिए हमने रिएक्टेंट को सपोज किया कि जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो इतनी एनर्जी है। हमने सपोज किया कि जो इनिशियल एनर्जी है रिएक्टेंट की वो कितनी है, इतनी है, ठीक। ये जो है ये क्या शो कर रहा है, y एक्सिस क्या शो करता है, एनर्जी शो करता है, किसकी एनर्जी, सॉल्वेंट की, ओके। अच्छा, ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का प्रोग्रेस है। तो ये यहां से अगर ये जो मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये जब इनसे रिएक्शन होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। एक जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा। और जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, इस यहाँ पर क्या होगा, इस ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की स्थिति में ऐसे बनेगा रिएक्शन, कैसे होगा, ये CH3 रहेगा, ये मेरा ये CH3 हो गया और ये नीचे का CH3 हो गया। और ये जो ब्रोमीन बॉन्ड है क्या होगा, पोलर है, तो ये थोड़ा वीक बॉन्ड हो जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। और फाइनली क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये बन गया, ओके, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पर अटैक करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल जब आएगा इसे अटैक करेगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा तो ये क्या होगा, इसकी एनर्जी थोड़ी घटेगी और घट करके क्या हो जाएगी, इतना बचेगी। घट करके कहाँ पहुंच जाएगा, इसकी यहाँ से एनर्जी यहाँ बढ़ गई थी, जब रिएक्शन किए थे तो एनर्जी बढ़कर इतना हो गया था। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एनर्जी क्या हुई, डाउन हुई। तो इसकी एनर्जी कितना हुई, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी कुछ रिलीज होती है, तो क्या होता है, ये यहाँ पे इसकी एनर्जी घटकर इतना हो गई। और जब न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ेगा तो फिर से इसकी एनर्जी इनहेंस होगी और फिर इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ पर एक नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और वो ट्रांजिशन स्टेट दो तरीके से बन सकता है, एक तो ऐसे बन सकता है, कैसे, एक दो तरीके से करेंगे, एक तो ये बनेगा कि OH ऐसे आकर जुड़े, और एक ऐसे भी बन सकता है, कैसे कि OH इधर से आकर के जुड़े। एक चांस ये भी है कि OH इधर से आकर जुड़े, इधर से आकर के जुड़े। ठीक है, ये चांस हो गए। फिर फाइनल में क्या होगा, फाइनली ये तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सा हो गया, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड हो गया। फिर फाइनल में क्या होगा, ये
पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ही डाउन हो जाएगी, और ये रिएक्टेंट से भी इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और फाइनल में ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मेरा यहाँ बन जाएगा। क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया हमारा। ओके, अब ये जो प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो OH ग्रुप इधर लगा हुआ है, जहां पर ब्रोमीन जिस साइड में लगा था उसी साइड में लगा है, तो मेरा रिटेंशन प्रोडक्ट है। और ये यहाँ पर देखें तो जिधर ब्रोमीन लगा था उसके जस्ट अपोजिट साइड में लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 50% इन्वर्जन है, कितना परसेंट इन्वर्जन है, 50% इन्वर्जन है। यहाँ पर कितना परसेंट इन्वर्जन है, 50% इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम बात करें इसके, तो क्या होता है कि जब कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन जब बनता है तो वहां पर जो लीविंग ग्रुप निकला है, किससे, मेरे सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से जो लीविंग ग्रुप निकला है, ये तुरंत भाग नहीं जाता वहां से। ये देखा जाता है कि जो लीविंग ग्रुप निकला है और कार्बोकेटाइन बना है वो कितना स्टेबल है। अगर यदि मेरा कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तब ऐसे केस में जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है उसके बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्यों बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने सपोज किया कि जब ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक, ये मेथिल ग्रुप भी बल्कि है, ये भी बल्कि है और ये भी बल्कि है, तो इधर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली नहीं हो पाएगा या फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इधर से हम बात करें कि अगर बल्कि ग्रुप लगा दिए जाए और इधर से लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो बैक साइड से मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इधर से अटैक नहीं कर पाएगा, ये उसको हिंडर्ड करेंगे, उधर ही धकेल लेंगे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा कार्बोकेटाइन, तो ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा लिविंग ग्रुप और फ्रंट साइड से ये इजीली अटैक कर लेगा न्यूक्लियोफाइल और क्या बनाएगा, केवल रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएगा। कुछ बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम मात्रा में इन्वर्जन की पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हम कह सकते हैं अगर यदि SN1 रिएक्शन में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो ऐसे केस में रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट का जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा और इन्वर्जन के बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी। और इन्वर्जन के बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। लेकिन अगर यदि मेरा जो कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है तो उसकी क्या होगी, तो वहां पर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन के केस में क्या हो जाता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर हल्के हल्के ग्रुप लगा दिए जाए, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, अब ये क्या है, छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर सकता है। लिविंग ग्रुप यहाँ से निकला है और ये जाना नहीं चाहता यहीं पर घूम रहा है, तब तक ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा और जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर लेगा, क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रुप हैं। जब ये जा रहे हैं नखड़ा बनाए, तो जब ये यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से इसके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये तुरंत यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, फिर इनके आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो क्या होगा, पीछे से भी अटैक की संभावना बन जाएगी और फ्रंट से भी अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। कब, जब मेरा कार्बोकेटाइन जो हो क्या हो, लेस स्टेबल हो या फिर उसके पास क्या हो, वो बल्कि या हिंड्रेडिंग ग्रुप ना लगे हुए हों। जब उसके पास कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगे हुए होंगे तो ऐसे सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल मेरा फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक करेगा। ओके, इट इज सफिशिएंट। अब एक केस और आता है, क्या आता है, SN2 रीअरेंजमेंट का केस आता है। इसका केस आता है, रीअरेंजमेंट का केस आता है। किसका केस आता है, रीअरेंजमेंट का केस आता है।
रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? जैसे हमने सपोज किया कि हमारे पास एक एग्जांपल है, चलो CH3 लगा लेते हैं और ये लीविंग ग्रुप चलिए हम Cl ही जोड़ लेते हैं। हमने ये सबस्ट्रेट लिया और इसके पास हमने क्या लाया, कोई न्यूक्लियोफाइल हम ले आते हैं। चलो CH3 और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हम लाते हैं, मेथॉक्सी न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब हम लाएंगे तो क्या कंडीशन बन सकते हैं? जब ये कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो ये कार्बोकेटायन तो ये बन गया और यही कार्बोकेटायन और कैसे हो सकता है, ये कार्बोकेटायन रिजोनेंस भी कर सकता है। ये भी ध्यान से देखिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो ये जब रिजोनेंस करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ओके, ये क्या हो गया, इसका रिजोनेंस हो गया। क्या हो गया, रिजोनेंस हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल अगर ये हमारा कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, CH3O निगेटिव, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करे, CH3O निगेटिव। तो अगर ये इस कार्बोकेटायन इस C+ पे अगर यदि अटैक करता है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, यहाँ पर अटैक करता है तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो देखिए क्या बनते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या, यहाँ पर आकर के OCH3 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, OCH3 जुड़ जाएगा। तो ये मेरा कैसा प्रोडक्ट होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट होगा। कैसा प्रोडक्ट होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट। मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट का मतलब क्या, जहां से लिविंग ग्रुप निकला था वहीं आकर के कौन जुड़ गया, जहां से लिविंग ग्रुप मेरा, समझने के लिए हम इसको और आसान कर दें, क्योंकि लिविंग ग्रुप मैंने इधर जोड़ा था इसलिए इधर ही OCH3 को जोड़ दे रहे ताकि कंफ्यूजन की समस्या ना ले पाए। जहां से लिविंग ग्रुप हमारा निकला था वहीं आकर के OCH3 जुड़ा, मतलब क्या, नॉर्मल प्रोडक्ट बना है। कैसा प्रोडक्ट बना है, नॉर्मल प्रोडक्ट बना है। लेकिन इस सिचुएशन में यहां पर देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, फिर कुछ बच रहा है यहाँ पे नीचे, नहीं बच रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब मेरा जो OCH3 है वो आकर के किससे जुड़ेगा, इससे आकर के जुड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो OCH3 यहाँ जुड़ गया। तो ये कैसा प्रोडक्ट होगा, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा ये, रीअरेंजमेंट, क्योंकि हमने जब इसको रीअरेंजमेंट किया है तब जाकर के इसका, तब जाकर ये प्रोडक्ट बना है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। रीअरेंज क्या होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी भी होती है। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन एक कार्बोकेटायन बनाता है और कार्बोकेटायन का हम फीचर जानते हैं कि उसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी होती है। लेस स्टेबल जो होता है मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर इसका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी बन जाता है। चलिए अब इसका इतना एविडेंस पर्याप्त है। हमने 3 एविडेंस इसके बताए। क्या क्या बताया हमने कि SN1 रिएक्शन का एविडेंस नंबर 1 काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये फॉलो करता है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है केवल डिपेंड करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड हमने क्या बताया, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में है कि अगर यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तो बैक साइड अटैक के चांसेस घट जाते हैं। क्यों, बैक साइड के अटैक के चांसेस घट जाते हैं क्योंकि जो मेरा जब कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा तो ऐसे केस में लिविंग ग्रुप जो है वहां से
पूरी तरीके से चला जाएगा, फिर वो वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कार्बोकेटाइन अपने आप में स्टेबल है। वो ये बोलता है कि हम स्टेबल हैं, तुम जा सकते हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जब लीविंग ग्रुप पूरी तरीके से चला जाता है तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट से ही अटैक करता है और बैक से अटैक नहीं इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि बैक साइड पे हिंडर्डिंग ग्रुप लगे होते हैं। हिंडर्डिंग ग्रुप लगे होने का मतलब ये है कि बल्कि ग्रुप लगे हुए होते हैं या फिर कोई बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ होता है या फेनिल ग्रुप लगा हुआ होता है, तो वो भी रिजोनेंस के जरिए अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, वो भी अपने आप में बल्कि ग्रुप है, इसलिए पीछे से अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओनली किधर से अटैक करता है? ओनली कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड, बट इन रेयर केस इट कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड, मींस small amount of inversion product can be found in case of stable carbocation. So we can say that small inversion can also be possible in such condition. In such condition some amount of inversion product can found. मतलब जब मेरा कार्बोकेटाइन बहुत ही स्टेबल होगा तो ऐसे केस में इन्वर्जन प्रोडक्ट के बनने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही माइन्यूट होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मीन्स ये है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन प्रोडक्ट बनते हैं। इट इज सफिशिएंट और एविडेंस ऑफ एथेनॉल रिएक्शन। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर एसेंटो रिएक्शन। थैंक यू।